वालेकुम दोस्तों, मसूद लोहार। मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन है उस पर कुछ राय का इजहार करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में कि ईरान ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया है ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने ईरान की मुकम्मल जो क़यादत थी उसको एक ही झटके से ख़त्म कर दिया था। तो बावजूद उसके भी जिस तरह इन्होंने अपने नर्व्स को, अपनी ताकत को रखते हुए रिस्पॉन्ड किया है और उस पर कायम रहे हैं और ईरानी आवाम जो है अपनी हुकूमत के साथ खड़ी है, तो इसका मतलब यही है कि ये सस्टेन कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो ग्लोबल कोऑर्डिनेशन काउंसिल या जीसीसी जो कंट्रीज़ हैं, जिसमें कुवैत, कतर, अमान, यूएई, सऊदी अरबिया और बहरीन ये शामिल हैं। इसमें भी दो कंट्रीज़ को, जिसमें अमान और सऊदी अरब चूँकि वो एक तरफ हैं और यमन और अफ्रीका से जाके लगते हैं, तो ये जो बाकी कंट्रीज़ हैं जिसमें मुत्तहदा अरब इमारात यानी दुबई और अबू धाबी, कतर, बहरीन और कुवैत जो है ये ज़्यादा अहम है। और आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो टोटल उसकी जो विड्थ है ईरान के बॉर्डर के और यूएई के बॉर्डर के साथ वो है 39 किलोमीटर, 39 किलोमीटर का जो है वो गैप है। ये बहुत कम गैप है। तो अब ये है कि ये सिचुएशन जाएगी कहाँ। पहली बात तो ये तय है कि कोई भी न्यूक्लियर अटैक ईरान पे नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि न्यूक्लियर अटैक ईरान पे अगर होता है तो ये जो 5-6 ममालिक मैंने गल्फ के बताए, ये पूरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कम से कम 3 सूबे, जिसमें बलूचिस्तान ख़ास तौर पे और सिंध और केपी जो है वो भी मुतासर हो सकते हैं अगर कोई न्यूक्लियर अटैक होता है ईरान पे। क्योंकि जो फॉल आउट होता है न्यूक्लियर अटैक के बाद, जो फॉल आउट होता है पानी के ज़रिए से या हवा के ज़रिए से, वो इन सब ममालिक को इम्पैक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ईरान पे अटैक होता है, न्यूक्लियर अटैक होता है, तो उसका असर जो है बाकी ममालिक पे नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। अब आ जाएं नोयत जो हमलों की जिस तरह की हो रही है ख़ास तौर पे जीसीसी कंट्रीज में। आज जो है बहरीन के डीसैलिनेशन प्लांट पे हमला हुआ है। उसका डैमेजेस कितने हुए हैं, लेकिन ये है बहुत ख़तरनाक, क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये सारे ममालिक जो हैं इनका टोटल डिपेंडेंस पानी के लिए जो है वो डीसैलिनेशन पे है, यानी या रिवर ऑस्मोसिस है या कुछ और तरीके से, जिसमें जो भी प्लांट्स हैं वो पावर के ज़रिए से, बिजली के ज़रिए से वो ऑपरेट होते हैं। और सिर्फ दुबई का आप देख लें कि 99.7% पानी जो है म्यूनिसिपल का भी और पीने का भी, वो डीसैलिनेशन से होता है। तो अगर इस तरह के हमले हुए तो एक तरफ तो जो ये बबल इकोनॉमीज है ना, क्योंकि ये डेजर्ट है, सवाए ऑयल के पास इनके पास तो खाने की चीज़ें भी नहीं है, एग्रीकल्चर भी नहीं है, दरिया भी नहीं है ना उनके पास है। फिर ये इन्होंने जो बबल क्रिएट हुआ, जो MI6 ने या CIA ने किसी ज़माने में बैरूत को, ईरान को और कराची को ख़ास तौर पे तबाह और बर्बाद किया। कराची को MQM के ज़रिए से, और बाकी जो बोरी में बंद और लाशें उस तरह का जो सिलसिला चला, जिससे कराची राइज होने से वापस नीचे आ गया और कराची के ही लोगों, पाकिस्तान के लोगों ने अपनी जायदादें जाके दुबई में ली। इस वक्त पाकिस्तानियों की जो इन्वेस्टमेंट है दुबई में या UAE में, वो एक हिसाब से 25 अरब डॉलर से लेके 35 अरब डॉलर के बीच में है। और पाकिस्तान उन 5 ममालिक में है जिनकी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो दुबई में है। तो आप अंदाज़ा करें कि अगर पाकिस्तानियों के 25 अरब डॉलर रियल एस्टेट में, बिजनेस में या कुछ और चीज़ों में अगर UAE में हैं, तो कमिंग 3-4 हफ्तों में या 1 महीने में उसके असरात क्या होंगे वो मैं बताता हूँ। पहली बात तो हम पाकिस्तानी कौम जो है वो गुलामाना ज़हनियत रखती हुई है। अपने मुल्क को छोड़ के हमारे ही लोगों ने उस डेजर्ट को जाके आबाद करने की कोशिश की, जो बिल्कुल डेजर्ट है, जो एक मिसाइल की मार के बाद जो है वहाँ अगर पानी बंद हो जाता है तो अल्लाह रहम करे, इट कुड बी डिजास्टर सिचुएशन। क्योंकि जितने भी ये बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, कुवैत, कतर, बहरीन, UAE, अमान और किसी हद तक सऊदी अरब बिल्कुल डिफरेंट इसलिए है कि वो जाके आगे बहर कुल्ज़म में या रेड सी फिर जाके उनके बॉर्डर्स जो है वो
افریقن کنٹری سے ملتے ہیں، یمن سے ملتے ہیں، یا عمان بھی جو ہے جا کے یمن سے ملتا ہے. اور یہ آپ اس کی ایناٹامی دیکھیں جغرافی کی، تو جغرافی بھی ڈفرینٹ ہے کمپیئر ٹو باقی ممالک کی. تو اب یہ پاکستان میں امپیکٹ تو یہ پڑے گا کہ بھائی آئل مہنگا ہو جائے گا، لیکن جو یہ ممالک ہیں، جو جی سی سی کنٹریز ہیں، یہ ٹرسٹ کے اوپر ہے، یعنی کہ ایک بھرم ہے جس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اگر وہ بھرم ٹوٹا تو پھر تو وہاں پینے کے پانی بھی جو ہے وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کسی اور چیز کے اوپر. تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک الارم ہے ان پاکستانیوں کے لیے جنہوں نے اپنا مستقبل ان جی سی سی کنٹریز میں انویسٹمنٹ سے لگایا ہوا ہے، کیونکہ نہیں لگتا کہ وہ چیز سسٹین کر سکتی ہے جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے. نہ یہ جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ لاسٹ 70-80 سالوں میں جب سے اسرائیل نے کی وجود میں آیا ہے جب سے بہتر ہوئی ہے، اور نہ ابھی اس کی کوئی آگے چل کے کوئی سچویشن نظر آتی رہی ہے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یو اے ای میں انویسٹمنٹ جن لوگوں نے بھی کی ہے ان کو سیکنڈ تھاٹ دینا چاہیے اور وہ اپنے ملک کے اوپر واپس فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ ہم کم از کم پاکستان میں بھوک نہیں مریں گے، پاکستان میں پیاس کی وجہ سے نہیں مریں گے، کیونکہ ہمارے اپنے دریا ہیں، ہماری اپنی زراعت ہے، ہم اپنے گھروں میں، ہماری کلائمیٹ ایسی ہے کہ گھروں میں بھی ہم اپنی سبزیاں لگا کے اپنا گزارا کر سکتے ہیں. باقی اس موضوع پہ انشاءاللہ فردر بھی جو ہے ڈسکشن جاری رہے گی. شکریہ.